Yes, hello everyone. So today we are going to discuss about how we are going to present economics paper in our economics exam, right? So आज का सेशन में हम इकोनॉमिक्स का जरा गाइडेंस लेक्चर ले लेते हैं, राइट? गाइडेंस लेक्चर के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, राइट? नॉर्मली बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर इकोनॉमिक्स पेपर में हमारा टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं होता है, हमको कैसे लिखना है ये नहीं पता है, 80 मार्क्स का पेपर कैसे प्रेजेंट करें। देखो एक सिंपल सा बात स्टूडेंट्स याद रखो, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर आप जैसे भी प्रेजेंट करो, इकोनॉमिक्स का पेपर प्रेजेंट करने का एक तरीका है। आप ऐसे ही नहीं इकोनॉमिक्स का पेपर सर मेरे को सब आता है रटा रटा हुआ और मैं पेपर जाके लिखूंगा और आप एक्सपेक्ट करोगे सर मेरे को 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएगा क्या? ये पॉसिबल नहीं है। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने इकोनॉमिक्स के पेपर में, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, पेपर पैटर्न में हर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, एंड लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा आप लोग को, जो आप लोग को 101% पढ़ाई करना है वो चैप्टर के ऊपर, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स गाइडेंस लेक्चर, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we'll discuss about the paper presentation. पेपर प्रेजेंटेशन से पहला मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बता देता हूँ, पेपर पैटर्न कैसे लिखा जाता है इकोनॉमिक्स का, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन पेपर पैटर्न में सबको पता है ऑब्जेक्टिव्स आता है, राइट? एंड इकोनॉमिक्स में आपको अगर याद रहेगा तो 20 मार्क्स का तो पहले ऑब्जेक्टिव्स ही है। बचपन से ऑब्जेक्टिव्स हम बाजू वाले के भरोसे जाते हैं, राइट? बाजू वाला भी कुछ हमारे भरोसे ऑब्जेक्टिव्स लिखने आता था, राइट? बट ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये हर एक चीज मैं बताऊंगा। देखो अभी आप लोग को इकोनॉमिक्स में पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 1A 1B 1C एंड 1D, राइट? अब ये चारों क्वेश्चन में 6 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। यही 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स आएगा। आइदर दे विल आस्क यू चूज द करेक्ट ऑप्शन, या तो वो लोग कंप्लीट द कोरिलेशन पूछेंगे, या तो गिव इकोनॉमिक टर्म्स पूछेंगे, या तो फाइंड ऑड मैन आउट पूछेंगे, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज एज गुड एज फिलिंग द ब्लैंक्स, या तो असर्शन एंड रीजनिंग पूछेंगे। याद रखना ये 6 के 6 क्वेश्चन में से जो लास्ट वाला असर्शन एंड रीजनिंग है ये नहीं पूछे तो ही बेहतर है, बाकी सारे 5 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, राइट? तो ये 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, ये 6 अलग अलग टाइप में से कोई भी 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। याद रखना सबसे पहला चीज। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू आर सपोज टू राइट एनी 3, राइट? अच्छा, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 लिखना है। अच्छा, अगर आपको पता रहेगा आपका इकोनॉमिक्स पूरे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर? अगर आपको पता रहेगा फर्स्ट 5 चैप्टर्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो, उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल चैप्टर है एंड लास्ट के जितने भी चैप्टर्स है वो मैक्रो के, बराबर ना? अच्छा, अब ये कैसे बाइफर्केशन होता है? या तो 2 क्वेश्चन माइक्रो से आएंगे, 3 क्वेश्चन मैक्रो से आएंगे, या तो 3 क्वेश्चन माइक्रो से आएंगे, 2 क्वेश्चन मैक्रो से आएंगे। तो मतलब जो भी आप पार्ट कर रहे हो एटलीस्ट माइक्रो या मैक्रो में से कोई भी एक पार्ट बहुत अच्छे से करना, और दूसरे पार्ट में आप 1-2 चैप्टर ऑप्शन में भी छोड़ दोगे ना तो भी चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, व्हिच इज एज गुड एज डिफरेंस बिटवीन। इसमें भी अगेन आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ दिस यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 3। अब ये 3 क्वेश्चन अगेन कितने मार्क्स के? 6 मार्क के लिए, मतलब ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आएंगे। इसका प्रेजेंटेशन कैसे वो मैं बाद में बताऊं। Question number 3 is answer the following question. Now the question arises, answer the following question क्या है? Again यहां पे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, उसमें से 3 लिखना है, बट एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, मतलब 3 आंसर लिखने पे आपको 12 मार्क मिलेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट विद रीजन वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन यू आर सपोज टू राइट एनी 3। तो अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, याद रखना स्टूडेंट्स, ये भी 12 मार्क का क्वेश्चन है। 12 मार्क के क्वेश्चन में याद रखना स्टूडेंट्स 12 मार्क के लिए आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इजी होता है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, एनी 2 आउट ऑफ 3। अगेन ये भी कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है स्टूडेंट्स? 8 मार्क के लिए, टोटल 12 मार्क के लिए। ऑफकोर्स 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 ही लिखना है आपको, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। अब ये कहां से आता है? ये या तो नेशनल इनकम चैप्टर से आएगा,
या तो याद है आपने सप्लाई चैप्टर में लास्ट में आपने पढ़ा रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, राइट? या तो आपने रेवेन्यू मॉडल के बारे में पढ़ा रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लिख सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन जो सबसे चैलेंजिंग होता है, आंसर इन डिटेल। स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन में से आपको 2 लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, सर ये 8 मार्क का पेपर में हमारा पूरा कंप्लीट होता नहीं है, इसको कैसे लिखे? बहुत सारे बच्चे एक और जाल में फंस जाते, सर मेरे को बहुत अच्छे से आता था लेकिन फिर भी मैं नहीं लिख पाया पूरा। बहुत सारे बच्चे ये कर बैठते कि पहला क्वेश्चन इतना अच्छे से लिखते कि दूसरा क्वेश्चन के लिए उनको टाइम ही नहीं बचता है। हर चीज का सोल्यूशन दूंगा, टेंशन मत लेना। ये सारे हमने पैटर्न पेपर के बारे में डिस्कस किया है। ये टोटल पेपर पैटर्न तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है, राइट? एंड विद ऑप्शंस, याद रखना 116 मार्क्स, आउट ऑफ विच आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन होगा सर इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट कितना होता है? स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, आप 77 78 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80। नो डाउट 20 मार्क तो आपको कॉलेज से मिलेगा इंटरनल असेसमेंट का, जहां पे अगर आपका इंप्रेशन कॉलेज टीचर के साथ बहुत अच्छा है तो 100 आउट ऑफ 100 मिलना, 100% आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलना पॉसिबल है। नहीं भी है तो बना लो अपना इंप्रेशन अच्छा, राइट? अच्छा, दूसरा, रिटन पेपर में आप मैक्सिमम 78 स्कोर कर सकते हो, राइट? अब ये 78 स्कोर कैसे करना है, ये हम लोग आज डिटेल में एक एक करके जा रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1A, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मत करना, ट्रस्ट मी, अच्छे से पढ़ के जाना। लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक अगर याद रहेगा, आप पूरा स्टेटमेंट लिखते थे, बराबर? अब आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। यू आर ओनली सपोज टू आइडेंटिफाई द आंसर, और वो आंसर नीचे आपको लिखना है, दैट्स इट। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, डैश मेथड इज यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, राइट? आंसर इज स्लाइसिंग। आपको सिर्फ नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1A 1 और स्लाइसिंग लिख के खत्म करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1A। याद रखना, अगर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आएगा उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। एंड आपको ऐसे 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। आउट ऑफ दिस 5 स्टेटमेंट, ये पांचों का पांचों स्टेटमेंट का सिर्फ आपको आंसर मेंशन करके रखना है। समझ लो मैं क्या बता रहा हूं? नेक्स्ट इज आपको पूछा जा सकता है कंप्लीट द कोरिलेशन, जिसमें 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। In each question, a pair of 2 words will be given on one side and 1 word and 1 blank space on the other side. Students are expected to find correlation between the 2 words on one side and think and write the exact word for the blank space. अब इसमें भी आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आंसर लिखो। अब दिमाग में सर आपने तो क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूं समझाने के लिए कि क्या क्वेश्चन पे क्या आंसर आ सकता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस व्हाट? ऑफ कोर्स कंट्री का इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आपको आंसर सिर्फ क्या लिखना है? नेशनल इनकम, दैट्स इट। तो ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पांचों का आंसर लिख के खत्म करना। टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बर्बाद मत करना क्वेश्चन लिखने में, सिर्फ आंसर लिख के खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिवन इकोनॉमिक टर्म। अब यहां पे एक चीज है, ध्यान से सुनना। अगर गिवन इकोनॉमिक टर्म पूछा जाएगा तो याद रखना बेटा, वापस मैं बता रहा हूं, यहां पे आपको क्वेश्चन लिखना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट द स्टेटमेंट इन आंसर शीट। याद रखना, स्टेटमेंट पूरा लिख के डैश डाल के बाजू में आंसर लिखो। जैसे कि यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड, ये क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने आंसर में वापस मेंशन किया, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड, डैश डाल के आपने क्या आंसर लिखा? फॉर्म यूटिलिटी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना, ये तरीके से आंसर लिखना है। सो गिवन इकोनॉमिक टर्म में 100% यू आर सपोज टू राइट क्वेश्चन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1D, फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी कि ऑड वर्ड आउट। अब दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर इसमें लिखना है क्या? नहीं लिखना है। 5 questions with 4 words will be given in the question paper. Students are expected to find out the odd word from each question and write the same in the answer sheet. आपको इसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, प्रॉपर आंसर लिख के खत्म करना है। एंड लास्ट जो आपको पूछा जा सकता है, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली आंसर ही लिखना है, दैट्स इट। सो याद रखना स्टूडेंट्स, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है,
प्लीज बाजू वाले के भरोसे मत जाना, जो अब तक आप करते आ रहे हो, बाजू वाला भी हमारे ही भरोसे आता है, ये मत करना। अच्छे से पढ़ के जाना। ऑब्जेक्टिव्स का 20 मार्क्स है, इनफैक्ट ओसी में भी आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है। सो ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्लीज 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 सिंसियरली पढ़ाई करना। एक दिन पूरा आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किया है क्लासेस की तरफ से, वो एक बार पूरा आप अच्छे से उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे से गो थ्रू करना। एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के हो गया, मोर देन इनफ, टेंशन ही नहीं है। सो याद रखना ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2A में, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहां पे भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट एनी 3। अब इसमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, 5 questions will be given in the question paper. Students are expected to write answer to any 3 of the questions, right? However, answer for all 5 questions are given here. Write टू द पॉइंट आंसर। याद रखना स्टूडेंट्स, अपना बड़ा चढ़ा के लिखने मत जाओ, टू द पॉइंट आंसर लिखो, दैट्स इट। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क। 1 मार्क आपको आइडेंटिफाई करने का मिलता है और 1 मार्क आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का मिलता है। 2 ही मार्क है। याद रखना, पूरा पंचायत लिखते मत बैठना, मार्क्स ज्यादा मिलने वाला नहीं है, उल्टा मार्क्स कटेगा। करेक्टर क्या दिमाग में ये एनालाइज करेगा कि बच्चा फेंक रहा है आंसर, तो मार्क्स देगा नहीं, उल्टा मार्क्स काट देगा। सो मेरा एक सिंपल एडवाइस है, आइडेंटिफाई करने के बाद कॉन्सेप्ट को 3 या 4 लाइन में उसको एक्सप्लेन करके खत्म कर डालो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2B। अब दिमाग में क्वेश्चन है, सर इसमें कितना पॉइंट लिखना है? हर टीचर अलग अलग गाइडेंस दे रहे हैं। याद रखना, वापस 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 3। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, सर कितने पॉइंट लिखना है? याद रखना स्टूडेंट्स, हर डिफरेंस बिटवीन में आपको दोनों कॉन्सेप्ट को 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिखने का एक पैटर्न, स्टार्टिंग में हेडिंग दिया आपने, मीनिंग लिख दिया, माइक्रो को भी समझा दिया, मैक्रो को भी समझा दिया, ये हो गया आपका एक पॉइंट। सेकेंड, स्कोप, माइक्रो को भी आपने स्कोप लिख दिया, मैक्रो का भी आपने स्कोप लिख दिया, खत्म, दैट्स इट। ये पूरा लिखने का 2 मार्क। बहुत जन ने बोला रहेगा सेफर साइड के लिए 3rd पॉइंट लिखो, मत लिखो, हाथ जोड़ता हूं, 2 पॉइंट में बस हो चुका है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुनो अभी, बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन में कभी कभी डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं। जैसे कि यार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़े होगे, उसमें बहुत टाइम क्या पूछा जाता है वो लोग ने, एक्सप्लेन रिलेटिव इलास्टिसिटी एंड रिलेटिव इनइलास्टिक, राइट? उसमें आपको डायग्राम भी होता है। तो इन दैट केस हो सके तो डायग्राम बनाना, क्यों मालूम है? इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ करेक्टर। करेक्टर को मालूम है कि बच्चे को डायग्राम आते हैं, मतलब बच्चा कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, वो आगे का करेक्शन भी आपको उसी हिसाब से मार्क्स बांटेगा। तो डायग्राम से भागना मत, डायग्राम बनाना, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ करेक्टर। जैसे कि क्वेश्चन आएगा वेरिएशन इन डिमांड में, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, राइट? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ये आएगा। तो ये सब क्वेश्चन में याद रखना, हो सके तो डायग्राम बनाना सेकेंड पॉइंट। जितना आप डायग्राम बनाओगे इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ करेक्टर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो याद रखना, आंसर कितने पॉइंट में खत्म होना चाहिए? 2 ही पॉइंट में खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे सर? याद है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, नेशनल इनकम के पूछेंगे कुछ, राइट? ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दिस क्वेश्चन अगेन 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट आंसर्स टू एनी ऑफ द 3 क्वेश्चन। However, answer of all 5 questions are given, right? Write at least 4 points in the answer. याद रखना स्टूडेंट्स, सिंपल है। हो सके तो आंसर में इंट्रोडक्शन मेंशन करना, इंट्रोडक्शन नहीं भी रहेगा तो 4 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखना है। बट मैं सजेस्ट करूंगा 5th पॉइंट भी लिखना। भले 4 मार्क के लिए आंसर पूछा जाता है, लेकिन 5th पॉइंट में, जैसे कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूछ लिया तो 5 पता है ना टाइप ऑफ यूटिलिटी, तो 5 लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स तो मिलेगा इससे। 1 पॉइंट ज्यादा लिखने से सर हमको टाइम बचेगा क्या बाद में? ऑफकोर्स बचेगा, आराम से लिख सकते हो पेपर, लेकिन एक प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से लिखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एटलीस्ट 4 पॉइंट, जैसे कि मैंने इधर एक्सप्लेन किया, राइट इन ब्रीफ अबाउट द हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 4 पॉइंट में इन्होंने खत्म किया। देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन भी है। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने से तुमको पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेगा, मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेगा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ करेक्टर। एंड हो सके तो मैं तुम लोग को एक टिप देता हूं, जितने भी ब्रीफ आंसर्स है ना,
सी टू इट दैट इंपॉर्टेंट नेम, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम या इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सब चीज को अंडरलाइन करो। जैसे कि ये आंसर में अगर आप देखोगे, एडम स्मिथ अंडरलाइन करो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरलाइन करो, उसका वेल नोन बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वो अंडरलाइन करो, नीचे अगर देखोगे अल्फ्रेड मार्शल का नाम है वो अंडरलाइन करो, उसके बाद उसका बुक का प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसको अंडरलाइन करो। ये सब चीज को अंडरलाइन करो। क्या होगा मालूम है, करेक्टर तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ने नहीं जाएगा। करेक्टर को पता है कि बच्चे ने पूरा लिखा है, हर एक चीज प्रॉपर बिना सोचे समझे वो पूरा करेक्ट करेगा। देखो एक सिंपल बात है, करेक्टर को भी 80 मार्क्स का पेपर एक करेक्शन करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट मिलता है, और उसको महाराष्ट्र बोर्ड इतना पैसा कुछ देता नहीं है कि उसको करेक्शन में बहुत मजा आ रहा है। उसका काम आसान करो। जितना आप करेक्टर का काम आसान करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि पेपर में कुछ भी फेंकोगे आप। पेपर प्रॉपर रहना चाहिए एंड सी टू इट दैट यू आर अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट का नाम, इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का नाम, ये सारी चीज को अंडरलाइन करो ताकि करेक्टर वो सब चीज देख के फटाफट आपका पेपर में मार्क्स पाटे। Next question is question number 4. State with reason whether you agree or disagree with the following statement. Again, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं. You're supposed to answer any 3 of it, right? अब इसमें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? याद रखना, 1 मार्क आपको मिलता है अग्री डिसएग्री के ऊपर. बट अगर अग्री डिसएग्री में ही कुछ गलत लिख लिया ना, तो आंसर कोई आगे पढ़ने नहीं जाएगा, पूरा का पूरा रॉन्ग मिल जाएगा. अगर अग्री डिसएग्री बराबर लिख रहे हो तुम लोग प्रॉपर तरीके से, तो याद रखना स्टूडेंट्स आगे का आंसर पढ़ा जाएगा. अब रीजन कितने पॉइंट में लिखना है? याद रखना 3 प्रॉपर पॉइंट. कोई आपसे पंचायत पूछा नहीं है. अगर आपको लगता है कि सुर बड़ा आंसर लिखूं तो बहुत ज्यादा मार्क मिलेगा, क्या? नहीं मिलते मेरे भाई. 3 प्रॉपर पॉइंट में रीजन खत्म, 3 मार्क रीजन का, 1 मार्क अग्री डिसएग्री का. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ये बहुत इजी है बेटा, इसमें नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सप्लाई चैप्टर में से अगर आप लोग ने फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, रेवेन्यू मॉडल का कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा, वो प्लीज अवॉइड मत करना. इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है उसमें से सम्स आ सकते हैं. सो याद रखना ये बहुत इजी है. एनी टू, एक क्वेश्चन 4 मार्क आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो. जैसे कि मैंने एक मॉडल क्वेश्चन लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. ये आप लोगों को नेशनल इनकम में से कैलकुलेट जीडीपी. जीडीपी का फॉर्मूला सबको मालूम है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट? इसको याद रखने के लिए सिंपल कोडिंग, सिगरेट एक्स माइनस एम याद रखना. ये कोडिंग याद रखने के लिए जीडीपी का फॉर्मूला के तो जीडीपी ढूंढ लोगे. फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कैसा ढूंढना है, जीडीपी माइनस एनडीपी, तो डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा. याद रहेगा. तो ये याद रखना. एक और चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. सर ये 8 मार्क का क्वेश्चन का आंसर कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, क्या करे? बराबर स्टूडेंट्स, पैनिक मत होना. देखो मैं एक सिंपल बात बताता हूं. बहुत बच्चे हैं जिनका राइटिंग बहुत स्लो है, 8 मार्क का आंसर कंप्लीट नहीं होता है. इन दैट केस पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं. मैं तुमको एक बताता हूं, अगर आप लोग को पता है कि आप एक ही आंसर लिख पाओगे और दूसरा नहीं लिख पाओगे, इन दैट केस आइडिया करना, दोनों आंसर अटेम्प्ट करना, लेकिन दोनों आंसर को शॉर्ट करके लिखना. क्यों? इसका रीजन बता दो. अगर आप एक ही आंसर पूरा लिखते हो, आपको मार्क्स मिलने वाला है 8 ही में से ना. अगर आप पूरा परफेक्ट लिखते हो 8 का 7 मिलेगा, कभी 8 का 10 मिल सकते हैं क्या? नहीं. अच्छा, सिर्फ एक ही आंसर लिख के आपने दूसरा आंसर नहीं लिख लिया तो पूरा 8 का 8 मार्क चले गया. सो इन दैट केस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेना. 8 मार्क का पहला आंसर आपको लगता रहेगा लिखते लिखते मेरे को सेकंड आंसर के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है, तो कट शॉर्ट करने का ट्राई करना और नेक्स्ट आंसर में घुस जाना. समझो. अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आराम से लिखना. एक आंसर 8 मार्क का आंसर लिखने के लिए इट विल टेक, याद रखना, 15 टू 20 मिनट्स. याद रखना. तो मतलब लास्ट में कुछ भी करके आपके पास नहीं बोलूं तो भी कम से कम 35 टू 40 मिनट्स चाहिए. आप आराम से दोनों आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो. सो ये टारगेट लेके चलना कि बॉस मेरे को लास्ट में 40 मिनट्स रखना है और ये 2 आंसर मेरे को कंप्लीट करना है. समझ लो. अच्छा, आगे. सर 8 मार्क का आंसर हम कॉलेज में इतनी बार लिखे, क्लासेस में भी इतनी बार लिखे, लेकिन फुल कभी नहीं मिलता, ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं तो आप एक चीज में फंस जाते हो, वो है प्रेजेंटेशन. अब ये प्रेजेंटेशन क्या है मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूं. 2 आंसर मैंने दिया है. एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. सबसे पहला द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आर एज फॉलोस. ये तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्शन. पॉइंट्स लिखोगे, सब टाइटल्स को अंडरलाइन करना. याद रहेगा. अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट का नाम, इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम, इसको अंडरलाइन करना. ताकि क्या है मालूम है, करेक्टर जब करेक्शन करता है ना, तो करेक्टर को मालूम है बच्चे ने इंपॉर्टेंट कैप्शंस लिखा है,
बच्चे ने कैप्शन के अंदर का इंपॉर्टेंट टर्म्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो आपका पूरा आंसर पढ़ने का भी जाएगा भी नहीं, आपको पूरा मार्क्स दे देगा। और आंसर जैसे ही खत्म होता है, लास्ट में आंसर में कंक्लूजन लिख के आंसर खत्म कर देना। समझ रहे हो? लेकिन 8 मार्क के आंसर में 8 प्रॉपर पॉइंट्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स पूछा तो 8 प्रॉपर डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन करो। या तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ। सर लॉ को कैसे लिखे, जरा ये बताओ ना मेरे को। लॉ लिखने का भी एक तरीका है स्टूडेंट्स। लॉ में सबसे पहला यू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ लॉ आएगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हो गया 3। ये खत्म होने के बाद सिंबॉलिकली कैसा रिप्रेजेंट होता है वो, उसका फंक्शनल रिलेशनशिप बताना है। उसके बाद आप टेबल बताओगे, दैट इज एज गुड एज शेड्यूल। टेबल एक्सप्लेन होने के बाद उसका डायग्राम आएगा, और डायग्राम होने के बाद आप लिखोगे असम्पशंस। कभी कभी एग्जाम में पूछा रह जाता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन। इन दैट केस असम्पशन लिखना है क्या? नहीं लिखना है। असम्पशन याद रखना, सिर्फ असम्पशन का सबटाइटल लिख के खत्म करो और एक्सेप्शन पूरा डिटेल में लिखो। गधे जैसा पूरा असम्पशन लिखते मत बैठो, टाइम बर्बाद होगा। जो आंसर पूछा है वो तो आंसर कर ही नहीं हो एक्सेप्शंस, और मार्क्स चले जाएगा। सो याद रखना स्टूडेंट्स, ये तरीका है लिखने का। एंड पैनिक मत होना पेपर लिखते टाइम, आराम से होगा। इकोनॉमिक्स में टोटल 9 इंपॉर्टेंट ब्रीफ आंसर मैं दूंगा आपको एग्जाम के लिए। 101% यही 9 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपर 9 क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ने हैं। वो 9 में से आपको एग्जाम में 3 पूछे जाएंगे, एंड 3 में से आपको कितने लिखने? 2 क्वेश्चन लिखने। तो वो मैं मेरे एंड से आप लोग को दूंगा, 1 और 2 दिन के अंदर आपको फॉरवर्ड करूंगा। वो अपने पास ही रखना प्लीज, राइट? अच्छे से वो आंसर्स करना। एंड एक सिंपल सा बात बताता हूं, इकोनॉमिक्स का वो 9 आंसर करने का एक टारगेट रखना, पर डे पर आंसर। 9 डेज में 9 आंसर्स होगा, और ये साइकिल को 3 बार रिपीट करना। दैट्स इट, आराम से आप लिख सकते हो। फाइनल टिप बताता हूं, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट मैप जो भी आपका डायग्राम वगैरह है उसको अंडरलाइन करना प्रॉपर तरीके से। हर एक आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। एंड ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। ये इंपॉर्टेंट टिप है, फाइनल टिप जो आप लोग को याद रखना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।